Hello students, welcome back to our favorite channel Magnet Brains. I'm your economics educator Gauri Jadon and today we are going to start NCERT solutions. अब NCERT solutions तक आ गए, मतलब चैप्टर का तो थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है, अब तो सिर्फ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। तो हमने ये तो कोई चैप्टर ही बहुत छोटा था, इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर था एंड स्टार्टिंग के तो 3 चैप्टर है ना हमारे पास, स्टैटिस्टिक्स के बहुत जल्दी हो जाएंगे, सो डू नॉट वरी अबाउट इट, विद इन अ वीक कंप्लीट होने वाली चीज़ें ये, तो बिल्कुल भी आपको सिलेबस की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। राइट स्टूडेंट्स, तो जैसे कि आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वी टॉक अबाउट सीबीएसई, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12 एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम लोग फॉलो करते हैं, दैट इज एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो ये सारे बोर्ड्स की क्लासेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी स्टूडेंट्स, दैट टू अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं। तो बचा क्या भाई, सिंपल सी चीज़ बताइए, जल्दी से आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके, तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी सोल्यूशन के साथ। मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ स्टूडेंट्स कि बिल्कुल भी ना चीज़ों को लाइटली नहीं लेना है। 11th इज अ बेस फॉर क्लास 12th, तो सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ते चलना है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 1, मार्क द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। आपको स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे और आपको बताना है क्या वो एक ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स कैन ओनली डील विद क्वांटिटेटिव डेटा। ये बहुत ज़्यादा पेचीदा वाला सवाल हो गया क्योंकि एक पर्सपेक्टिव से ये बिल्कुल गलत है और एक पर्सपेक्टिव से बिल्कुल सही है, लेकिन फिर हमें पढ़ना रहता है, जो हमने लिमिटेशन और इंपॉर्टेंस में पढ़ा है उसके थ्रू हमें चीज़ें पढ़नी है। लिमिटेशन का पहला पॉइंट जो मैंने आपको पढ़ाया था ना, उससे ये हमारा स्टेटमेंट है। सो स्टैटिस्टिक्स कैन ओनली डील विद क्वांटिटेटिव डेटा, फॉल्स, बिकॉज हम दोनों डेटा से डील करते हैं। हमारे पास जो क्वालिटेटिव डेटा होता है उसको हम लोग क्वांटिफाई कर देते हैं, तो एक तरीके से हम लोग क्वालिटेटिव डेटा से भी डील करते हैं इनडायरेक्टली। अगर सिर्फ यहाँ पे लेकर आता डायरेक्टली, सिर्फ ओनली लिख दिया ना, डील विद क्वालिटेटिव डेटा होता तो बिल्कुल सही होता, लेकिन ओनली लिख दिया इसलिए यहाँ पे गलत हो गया। सो स्टैटिस्टिक्स डील्स विद बोथ क्वांटिटेटिव एंड qualitative data. Qualitative data describes the attributes. Clear? All of you take a screenshot of this one and फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन ये समझना है कि हमें ना जब भी ट्रू एंड फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं स्टूडेंट्स, तो हमें चीज़ों को लाइटली नहीं लेना रहता है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स सॉल्व्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। भाई इसमें तो सही बात है, बिल्कुल ट्रू है। ट्रू क्यों है? स्टैटिस्टिक्स एक तरीके से इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व क्यों करता है? बिकॉज क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स हमें डेटा प्रोवाइड करता है। डेटा से पता चलता है भाई कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, कितनी पॉवर्टी, कितनी परसेंटेज की है, कितना इन्फ्लेशन है, कितना हंगर चल रहा है। तो हमें ये सारी चीज़ें कहाँ से पता चलती हैं? डेटा से। तो जब डेटा से मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है, उस इन्फॉर्मेशन के थ्रू मैं अपनी पॉलिसीज़ बना सकती हूँ और प्लान कर सकती हूँ किस तरीके से इकोनॉमिक प्रॉब्लम से डील करना है। तो बिल्कुल हम ये बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व करता है स्टैटिस्टिक्स, राइट? सो इकोनॉमिस्ट यूज स्टैटिस्टिक्स एज अ टूल टू अंडरस्टैंड एंड इवैल्यूएट एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम बाय एनालाइजिंग पास्ट डेटा, है ना? हम देखते हैं भाई पिछले 10 साल से कितने लोग बेरोजगार हैं, कितनी नौकरियां कितने बच्चों को मिली हैं, कौन सा एग्जाम में ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या चीज़ है, कितनों की नौकरी लगी है, कितनों की नहीं लगी है, इन्फ्लेशन कितना बड़ा है, पेट्रोल के रेट्स कितने बड़े हैं, कैसा हुआ है, ये सारी चीज़ें कैसा पता चलती है? हमें पास्ट डेटा से ही पता चलती है ना। ये जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है, इसी को तो यूज़ करके हम वेरियस पॉलिसीज़ वगैरह बनाते हैं जो हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करेंगी, है ना? सो दैट इज़ बिल्कुल हम बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है भाई, राइट? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। ऑल ऑफ यू प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन एंड देन वी विल मूव ऑन। तो इसलिए ना हर एक चीज को समझते हुए चलना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को। ठीक है, कंफ्यूजन है तो बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में बता दोगे आप लोग। चलो, स्टैटिस्टिक्स इज ऑफ नो यूज टू इकोनॉमिक्स विदाउट डेटा। हम इतनी देर से यही तो बोल रहे हैं भैया, डेटा ही तो है, डेटा ही से तो इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर डेटा ही नहीं मिलने वाला तो स्टैटिस्टिक्स है किस काम का? सिंपल सी बात है। सो यस, डेटा इज द रॉ मटेरियल फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस। जैसे कि हम लोग जब बात करते हैं प्रोडक्शन की,
कुछ चीज़ बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल्स चाहिए रहते हैं ना, इसके बने कुछ बन सकता है क्या? कुछ इसके बिना कुछ बन पाएगा क्या? नहीं, कुछ नहीं बनना, इसके बिना कुछ बनना ही नहीं है, रॉ मटेरियल है। सिमिलरली विदाउट डेटा हमारा स्टैटिस्टिक्स अधूरा है। इसलिए जब आप समझोगे जो हमारा चैप्टर्स है ना, जो वेरियस चैप्टर्स हम पढ़ने वाले हैं, पहले तो हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, इसका जो सेकेंड चैप्टर हमारे पास कलेक्शन ऑफ डेटा ही है, क्योंकि विदाउट डेटा ना कुछ हमारा आगे का बनना है, ना कुछ हम पॉलिसीज बना सकते, ना कुछ रिसर्च कर सकते, कुछ भी नहीं हो सकता अगर मेरे पास ये डेटा नहीं रहेगा। सो दैट इज वाई हम लोग पहली चीज यही पढ़ते हैं कि डेटा को कलेक्ट कैसे करना है। क्लियर? तो इसलिए स्टूडेंट्स याद रखना कि डेटा एक तरीके से रॉ मटेरियल है। क्लियर? So statistical analysis of economic variables cannot be undertaken without having any data. डेटा एक तरीके से रेफरेंस देता है, उसके बिना क्या ही पॉसिबल है ना। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज इन अ बस स्टैंड और अ मार्केट प्लेस, हाउ मेनी ऑफ देम आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अच्छा, तो देखो हमने पढ़ी हैं दो तरीके की एक्टिविटीज, एक पढ़ा है हमने इकोनॉमिक और एक हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को मैंने आपको पहले भी समझाया था, इट डायरेक्टली डील्स विद मनी, और यहाँ पे नो तो जब हम बात करते हैं मनी की, इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ पे यू आर डूइंग एनीथिंग फॉर फ्री, वट एवर यू आर डूइंग यू आर गेटिंग पेड फॉर इट, वो एक्टिविटी कौन सी होती है हमारे पास? इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में तीन मेजर एक्टिविटीज कौन कौन सी पढ़ी थी? एक हमने पढ़ा था प्रोडक्शन के बारे में, एक पढ़ा हमने कंजम्पशन के बारे में, और हमने पढ़ा है डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है, तो मनी का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है, वहीं पे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। मैं यहाँ पे ये बात नहीं करी कौन सी एक्टिविटी कितनी प्रोडक्टिव है, कौन सी एक्टिविटी बिल्कुल प्रोडक्टिव नहीं है। जैसे कि एग्जांपल ले लो, अगर मैं एज अ टीचर आपको पढ़ा रही हूँ यहाँ पे, अगर मैं स्कूल में पढ़ा रही हूँ तो आई एम गेटिंग पेड फॉर इट, मुझे सैलरी मिल रही है, तो ये मेरी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। वहीं पे जब मैं बात करती हूँ, अगर मैं अपनी छोटे भाई बहन को घर पे ऐसे ही पढ़ा रही हूँ, फ्री में पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या होगी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो वही प्रोडक्टिव एक्टिविटी, प्रोडक्टिव मतलब आप कुछ अच्छा काम करो, आप एक्टिव हो, दैट इज प्रोडक्टिव एक्टिविटी। तो जरूरी नहीं कि सारी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज आपके लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी। इसका सिर्फ एक ही डिस्टिंक्शन आपको याद रखना है कि दोनों के बीच में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, दैट इज कि किसमें वी आर गेटिंग पेड फॉर इट, मनी का इन्वॉल्वमेंट जिसमें नेसेसरी हो, राइट। तो जब भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी वहां पे मनी का इन्वॉल्वमेंट होगा, वहीं पे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज से मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? जैसे कि ठीक है, टीचर टीचिंग एट स्कूल, और यहीं पे क्या हो जाएगा? टीचर हिज सन। क्लियर? संजय, तो ये दोनों का डिफरेंस का स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से सभी कि इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या डिफरेंस है। ये तीन टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज उसमें होता है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ओके। So the following are the activities that constitute the ordinary business of a life. तो आपको पता है कि अगर हम मार्केट की बात करते हैं, मार्केट इज अ प्लेस जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स मीट, जहाँ पे एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं, उसके बाद एक बायर सेलर बन जाते हैं, अदरवाइज दे आर स्ट्रेंजर्स। तो यहाँ पे क्या होता है? आप गुड्स को बाय करते हो, सर्विसेज आपको लेते हो। तो एक शॉपकीपर अगर आपको कोई प्रोडक्ट दिखा रहा है, आप उस चीज़ को परचेज कर रहे हो, तो शॉपकीपर ऐसे फ्री में तो आपको सामान नहीं दे रहा, उसके लिए वो पैसे ले रहा है ना, तो आप उसको पैसे दे रहे हो। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था तीन एक्टिविटीज होती है, एक होता है प्रोडक्शन, एक होता है कंजम्पशन, और एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे प्रोडक्शन भी हुआ, यहाँ पे कंजम्पशन भी हुआ। प्रोडक्शन कैसे हुआ कि भाई सामने वाले ने अपना प्रोडक्ट दिखाया
कि ये अच्छा है, आप इसको लीजिए, कंज्यूमर ने उस चीज़ को परचेज किया तो कंजम्पशन हो गया, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो गया, अब क्योंकि उसने सामान बेचा, उसके पास जो प्रॉफिट आएगा वो अपने एम्प्लॉयज़ में भी बांटेगा, तो बिल्कुल इकोनॉमिक एक्टिविटी है। रेंडरिंग सर्विसेज टू अ कंपनी बाय एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स, सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी एक तरीके से एक्टिविटी है। प्रोडक्शन प्रोसेस कैरिड आउट बाय अ फर्म, ये सारी एक्टिविटीज़ कौन सी है, जो बेसिकली किसी मार्केट प्लेस में, बिजनेस में ज़रूरी होती हैं। So yes, the above mentioned activities are regarded as economic activities. This is because these activities are undertaken for the monetary gain and thus economic activities हैं। ठीक है, अब जैसे कि मार्केट का पढ़ा हमने ये वाली सारी चीज़ें, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर मैं आपको नेक्स्ट वाला पॉइंट इसमें एक्सप्लेन करती हूँ। डन। तो देखो, जब हम बात करते थे कि बस स्टैंड पे जो आपको टिकट्स मिलती हैं, है ना, आपके लिए जो वेफर्स वगैरह लेके आते हैं, चाय वगैरह लेके आते हैं बस स्टैंड पे, जो न्यूज़पेपर्स बेचते हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ कौन सी हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ही तो हैं, है ना। अब जैसे कि जो ड्रिंकिंग वाटर वाला बोर्ड लगा रहता है, वहाँ पे आपसे कोई पैसे नहीं ले रहा, है ना, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वाला पोर्शन हो गया। तो आपको ये समझना है कि वो एक्टिविटी जिसके बदले में आपको मॉनेटरी गेन मिलता है, पैसा मिलता है, वो एक्टिविटी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, अदरवाइज वो एक्टिविटी एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे सभी। द गवर्नमेंट एंड द पॉलिसी मेकर्स यूज स्टैटिस्टिकल डेटा टू फॉर्मुलेट सुटेबल पॉलिसीज ऑफ एन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इलस्ट्रेट विथ 2 एग्जाम्पल्स। तो जैसे कि ये स्टेटमेंट हमने अभी ट्रू एंड फॉल्स नहीं पढ़ा था, वहाँ पे भी मैंने आपको आंसर किया ये चीज़ को कि भाई बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो डेटा मुझे मिलता है उसी को, इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करके मैं पॉलिसी बना पाती हूँ। अगर मैं अपने मन से पॉलिसी बना दूंगी तो वो इफेक्टिव रहेगी नहीं। पॉलिसी इफेक्टिव तब रहती है जब हम किसी डेटा को एनालाइज करके उसके बेसिस पे मैं कैलकुलेशन करूँ, है ना। अगर मैं बात करूँ कि भाई महंगाई बहुत हो रही है, तो मैं एनालाइज करूंगी कि महंगाई कितनी स्पीड से बढ़ी है, क्या रेशो रहा है, कैसे बढ़ी है, कौन से मंथ्स में महंगाई ज़्यादा बढ़ जाती है, क्या रीज़न है, ये सारी चीज़ें मुझे कहाँ से पता चलेंगी, डेटा से। फिर इस डेटा को ही तो एनालाइज करके जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी उससे मैं पॉलिसी बना पाऊंगी कि ये वाले मंथ्स में क्या होता है, भाई यहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इस पॉइंट के लिए मुझे थोड़ा ना बफर स्टॉक अपने पास रखना चाहिए और मार्केट में अवेलेबल कराना चाहिए, तो दैट इन्फ्लेशन अपना कंट्रोल रहे, है ना। या कोविड-19 के बाद मार्केट स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो गया, तो कस्टमर का एक तरीके से वो बदल गया है प्रेफरेंस। तो ये सब चीज़ें एनालाइज करने के लिए मुझे कहाँ से समय मिलेगा, कहाँ से मुझे डेटा मिलेगा, ये सारी चीज़ें मुझे स्टैटिस्टिक्स तो प्रोवाइड करेगा। सो दैट इज़ वाई ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल सही है ना। So the statistical data provide the base for the government and the policy makers to formulate policies, which is absolutely correct. Now, the statistical data not only helps them to analyze and evaluate the outcomes of the past policies, but also assists them to take corrective measures and to formulate new policies. तो हमारी पुरानी पॉलिसी कितनी इफेक्टिव रही है, कितनी इफेक्टिव नहीं रही है, उसके बेसिस पे ही तो हमें पता चलेगा ना कि सेम पॉलिसी को कंटिन्यू करना है, ये नई पॉलिसी लेके आनी है। तो इसलिए हर एक चीज़ का ना डेटा निकाला जाता है, हर एक चीज़ को एनालाइज किया जाता है, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो क्वांटिटेटिव डेटा है, जब तक आप उसको क्वांटिफाई नहीं करोगे उसको जज करना आसान ही नहीं है, उसको कंपेयर करना आसान ही नहीं है। दैट इज़ वाई स्टैटिस्टिकल डेटा एक तरीके से हमें हेल्प करता है नई पॉलिसीज़ बनाने में और पुरानी पॉलिसीज़ को इवैल्यूएट करने में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास स्टैटिस्टिकल डेटा ऑल्सो हेल्प्स द गवर्नमेंट टू असरटेन द रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक वेरिएबल्स एंड फॉर्म पॉलिसीज अकॉर्डिंगली। आप देखते हो भाई जितने भी वेरिएबल्स होते हैं इकोनॉमी में, जो डिफरेंट फैक्टर्स रहते हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन है, क्या कॉज एंड इफेक्ट चीज़ें हैं कि भाई अगर हम लोग इसलिए तो मॉनेटरी पॉलिसी है, हम मार्केट को एनालाइज करके ही पता लगा पा रहे हैं ना। मनी मार्केट जो हमारा मनी सप्लाई रहता है उसी को तो कंपेयर करके हम मॉनेटरी पॉलिसीज बना पाते हैं, है ना, कि भाई कितना मनी सप्लाई मार्केट में, कितना नहीं है, उसके बेसिस से मॉनेटरी पॉलिसीज़ को पूरा चेंज किया जाता है। क्लास 12th में मॉनेटरी पॉलिसीज़ के बारे में आप पढ़ोगे। मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली स्टूडेंट्स वो पॉलिसी होती हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल बैंक बनाता है, जहाँ पे वो बैंक रेट, रेपो रेट, ये सारी चीज़ों को तय करता है, एंड वो डायरेक्टली हमारे इन्फ्लेशन वगैरह को कंट्रोल कर सकता है और मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, क्लियर। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सी बोथ द पॉइंट एक तरीके से आपको बता रहे हैं कि कैसे न्यू पॉलिसीज बनते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स रिलेटेड हैं इकोनॉमिक्स में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, if Indian government aims at increasing the national output, then it formulates its investment expenditure policy based on the capital output ratio in the past few years.
ठीक है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि भाई इंडियन गवर्नमेंट को देखना पड़ता है ना कि भाई डेटा के थ्रू कि कितना डेवलपमेंट हो गया, उसकी बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं कि ठीक है हम स्मार्ट सिटी वाला एक कॉन्सेप्ट लेके आएंगे जहाँ पे हम इंडिया की टॉप सिटीज़ को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो ये डेटा कहाँ से आया, ये हमने एनालाइज किया कि भाई हमें कुछ सिटीज़ को डेवलप करने की ज़रूरत है, बहुत अंडर डेवलप है, मतलब हमें इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, अपने बजट का मेजर पोर्शन हमें डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आई, अगेन स्टैटिस्टिकल डेटा को एनालाइज करने के बाद आई। तो एक एग्जाम्पल हमारे पास ये हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया, जो मैं आपको मॉनेटरी पॉलिसीज़ के बारे में बता रही थी, उसको एनालाइज करने में, उसको सेटअप करने के लिए भी मुझे स्टैटिस्टिकल डेटा का यूज़ पड़ता है। सो द प्रीवियस डेटा ऑफ इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन का मतलब जानते हैं ना महंगाई, and economic growth are taken into consideration for estimating the money supply requirement in the next period. So that is जो मैंने एग्जाम्पल दिया वही आ गया है, तो कोइंसिडेंस हो गया अच्छा खासा, राइट। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। जो भी चीज़ें हम यहाँ पे बता रहे हैं एग्जाम्पल्स वगैरह ना, इसको आप अपनी कॉपी में बुक में कहीं लिख लो। आई नो बुक में ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको गिवन रहेंगे, लेकिन अगर आप ये वाले भी लिख लोगे तो भाई क्या पता आपको एग्जाम में याद आ जाए, है ना। तो आप तो अपना पूरा डेटा एनालिसिस करके चलो, है ना, अपना डेटा रेडी रखो, फिर एनालाइज करके देख लेना कौन सा इजी लग रहा है, कैसा है, उसके बेसिस पे आप कर लेना। हमारा काम है आपको डेटा प्रोवाइड करना, एनालाइज करके उसका इंटरप्रिटेशन करके इवैल्यूएशन करके सारी चीज़ें आपको करना है। तो आप भी एक तरीके से स्टैटिस्टिक्स वाले बनने वाले हो जहाँ पे आपको हर एक चीज़ को एनालाइज करना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यू हैव अनलिमिटेड वांट्स, अनलिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई देम। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट बाय गिविंग 2 एग्जाम्पल्स। तो ये तो माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है, किसका है भाई, ये कौन सा स्टेटमेंट है हमारे पास, ये कहीं इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस तो नहीं है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस में नहीं पढ़ते थे ये कि स्कैरसिटी की वजह से हम लोग को क्या पढ़ना पड़ता है, इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता है, और हमें क्या करना पड़ता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस करना पड़ता है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ये कहता है जो रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड, लेकिन जो वांट्स हैं वो है अनलिमिटेड, और जो रिसोर्सेज हैं उनके ऑल्टरनेट यूजेस भी हैं। तो इन तीनों के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि हमारे पास थोड़ा और क्लैरिटी आ जाए चीज़ों को लेके। तो ये जो 3 चीज़ें आपको दिख रही हैं रिसोर्सेज वाले के, पहला तो हमारा क्या है कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, उसी को हम लोग स्कैरसिटी के कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, यानी चीज़ों की कमी है, शॉर्टेज है ना। अब क्या होता है, लेकिन जो ह्यूमन की जो वांट्स अनलिमिटेड है, तो बहुत सारी चीज़ चाहिए, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, है ना, ह्यूमन्स आर वेरी डिमांडिंग। अब दिक्कत क्या है, जो रिसोर्सेज हैं वो हैं तो कम, लेकिन साथ साथ में उनका यूटिलाइजेशन भी काफ़ी जगह है, जैसे कि मनी, स्केर्सिटी है, पैसों की कमी है, हमें बहुत सोच समझ के पैसा खर्च करना पड़ता है। अगर मेरे पास 10,000 हैं, 10 के मेरे पास पैसे पड़े हैं, अब उसमें से मुझे देखना पड़ेगा कि भाई कितना पैसा मैं फीस के लिए दूं, कितना पैसा मैं राशन के लिए दूं, कितना पैसा मैं सेव करके रखूं, कितना पैसा मैं EMI के लिए करूं, है ना। तो इस लिमिटेड इनकम में हैं तो कितनी सारे मेरे पास चॉइसेस, लेकिन इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का कहता है ऑन द बेसिस ऑफ द अर्जेंट नीड, प्रायोरिटी वाइज आपको खर्च करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे आ रही हैं, ये आती हैं बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी। स्कैरसिटी मतलब किसी चीज़ की कमी, राइट। तो इकोनॉमिक्स में भी आपको पता है, हम बोलते हैं ना गवर्नमेंट ये क्यों नहीं करती, वो क्यों नहीं करती, भाई गवर्नमेंट के पास भी रिसोर्सेस लिमिटेड ही हैं। अब उनको उस लिमिटेड रिसोर्स को कुछ ऐसे अप्लाई करना है कि मैक्सिमम फायदा हो, क्योंकि सबको तो खुश कर नहीं सकते, सारी चीज़ें हम कर नहीं सकते, इसलिए गवर्नमेंट क्या कोशिश करती है, जो मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है इंडिया के पास, उसमें से बेस्ट चीज़ आपको प्रोवाइड की जाए। हर चीज़ प्रोवाइड नहीं की जा सकती, लेकिन बेस्ट करने की कोशिश की जा सकती है ना। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम इसका आंसर देखते हैं। क्लैरिटी आई ना इस चीज़ की। अब इसी के 2 एग्जाम्पल्स देने। एक एग्जाम्पल हमारे पास पेट्रोल है। पेट्रोल एक ऐसा रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स, भाई आपको पता है कि भाई पेट्रोलियम वैसी कमी है, और ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हमें सिर्फ गाड़ियों के लिए पेट्रोल चाहिए, डिफरेंट पेंट्स के लिए, मशीन्स वगैरह के लिए भी तो पेट्रोल लगता है, तो हमें हर एक चीज़ को उस तरीके से देखना पड़ता है, राइट स्टूडेंट्स, क्लियर। सो दैट इज़ वाई जब हम बात करते हैं यहाँ पे पेट्रोलियम की, एग्जाम्पल हो जाएगा, जितने भी मेरे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो एक तरीके से स्केर्स ही हैं, स्केर्स का मतलब लिमिटेड ही हैं, ठीक है।
So the problem of scarcity is the most basic economic problem. Human wants are unlimited and the resources to satisfy them are limited, and these limited resources have alternative uses. So the scarcity of resources implies that there are unlimited wants to be fulfilled by the limited resources, which leads to lesser supply of resources as compared to the demand. तो scarcity का मतलब ये भाई डिमांड इतनी ज़्यादा है लेकिन उसके बेसिस पे हमारे पास उतना सप्लाई नहीं है, इसलिए तो हम बोल रहे हैं ना शॉर्टेज है, राइट? इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी जल्दी से। Done? So the basic concern of an economy is to allocate the scarce resources to the best possible use in order to satisfy the human wants maximum तरीके से. So the limited resources have alternative uses which along with the problem of scarcity make it necessary for an economy to make a choice among various alternative. यानी जो economic problem of choice मैंने आपको पूरा बताया उसी को explain किया गया है. Example, an economy endowed with a given level of resources has to make a choice between the production of capital goods and a consumer goods. तो इकोनॉमी में आपको पता है कि हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड हैं. अब आप ऐसे गुड्स जो आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हो, ऐसे गुड्स जो आप कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हो, तो दोनों गुड्स में से भी आपको चूज़ करना पड़ेगा. तो ये भी तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ही है कि चूज़ करना पड़ रहा है. And the choice of the economy, that is what to produce in what quantity, depends on the need of the economy. While the production of consumer goods will hamper the capital formation in the country for future production, the production of capital goods will not provide sufficient goods for the present. तो capital goods आपको पता है कि basically मशीनरी वगैरह इन सब में जब इन्वेस्ट करते हैं ये लॉन्ग टर्म गेन के लिए रहता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहता है कि भाई आने वाली जनरेशन्स के लिए हम काम कर रहे हैं. लेकिन अगर हम आने वाली जनरेशन्स के लिए काम करेंगे तो अभी जो प्रेजेंट जनरेशन है उनकी ग्रोथ कैसे होगी. तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को सोचनी पड़ती है. हम ब्लेम बहुत जल्दी कर देते हैं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप इकोनॉमिक्स को समझोगे तो आपको समझ आएगा कि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स कैसी होती हैं, राइट? एंड द सेम प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी कैन बी फेल्ट एट एन इंडिविजुअल लेवल ऑल्सो. जैसे कि मैंने आपको मनी का एग्जांपल दिया था कि 10,000 है, रेफ्रिजरेटर लें, जैसे कि फ्रिज लेना है, वॉशिंग मशीन लेना है, क्या करना है? दोनों चीज़ तो आप ले नहीं सकते एक साथ, तो आपको भी चूज़ करना पड़ता है ना लाइफ में. आपको भी जैसे कि आपने देखा होगा मोस्टली पीपल हु बिलोंग टू मिडिल क्लास एरिया, उनको चूज़ करना पड़ता है भाई अकेडमी जाएँ कि कोचिंग जाएँ. क्या मुझे बैडमिंटन बहुत पसंद है लेकिन जितनी मेरी फीस बैडमिंटन की है उतनी फीस मेरी कोचिंग की भी है. पेरेंट्स हमेशा क्या बोलेंगे, कोचिंग जाओ क्योंकि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, तो स्पोर्ट्स छूट जाता है. देन लाइफ में हम बोलते कि हम ये भी कर सकते थे, वो भी कर सकते थे, पर नहीं कर पाए, है ना. तो ये भी हमें एक तरीके से इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बार बार करना ही पड़ता है लाइफ में, राइट? वी ऑलवेज हैव टू चूज अमंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स under the given consequences or circumstances. Clear? All of you please take a screenshot of this one. इसमें दोनों examples आपको given है. अगर कोई भी confusion हो students आप मुझे comment section में पूछ लेना, ठीक है? Question number 5. How will you choose the wants to be satisfied? आप कैसे choose करोगे कि कौन सी want जो है satisfy होगी, कौन सी नहीं होगी? So an individual may have unlimited wants, but these wants are in order of priority according to their intensity. अब आप मुझे बताओ, एक खिलौना लेना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या बच्चे की स्कूल फीस भरना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? मेडिसिन लेना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या फॉर फन मोमोज खरीदना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? आपको पता है ना कि कौन सी चीज़ की अर्जेंटली अभी कौन सी नीड है, उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी. अभी क्या सबसे ज़्यादा नेसेसरी है हमें वो करना पड़ता है. अगर मुझे पता है कि मेरी मम्मी बहुत बीमार है और मेरी स्कूल की फ़ीस पेंडिंग है, दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको पता है भाई स्कूल फीस को एक बार बाद में देख लेंगे, बाद में बात कर लेंगे, प्रिंसिपल से बात कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है तो इनको डॉक्टर को दिखाना, मेडिसिन दिलवाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? तो हमारे पास ऐसा नहीं कि सिचुएशन हमेशा बहुत ईजी रहेगी कि फ्रिज खरीदना है कि स्कूल फीस भरनी, तो फिर तो स्कूल फीस ही भरोगे ना, फ्रिज तो बाद में ही खरीद लोगे. लेकिन कई बार लाइफ में ऐसे बिल्कुल चीज़ें आ जाती हैं कि दोनों ही बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट रहता है और आपको चूज़ करना पड़ता है कि भाई कौन सा करें. तो डिपेंड करता है कि उस टाइम पे सबसे अर्जेंट कौन सी चीज़ है. अगर तब वो चीज़ नहीं करी और वो ख़राब हो जाएगी, बिगड़ जाएगा, उसके बाद हम उसको संभाल नहीं सकते, वो वाली चीज़ को आपको सबसे पहले फोकस करना है. जैसे कि आपको पता है कि 12th क्लास रिपीट नहीं हो करनी है हमें, तो 12th क्लास में इसलिए हम हर चीज़ पे फोकस किया जाता है कि ये कर लो, वो कर लो, पढ़ाई अच्छे से कर लो, क्योंकि पता है कि गलती से अगर ये वाला समय निकल गया तो आप रिग्रेट करते रह जाओगे फॉर योर लाइफ,
कि अगर फिर से आपको 12th वापस देनी पड़ेगी, या जितना अच्छा परफॉर्म कर सकते आप नहीं कर पाए और आपको वो वाला कॉलेज नहीं मिला जो, ऐसा नहीं कि वो 40 एक सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। आई कंप्लीटली एग्री विद इट कि 12th का रिजल्ट आपका एक तरीके से नहीं बना तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लाइफ में कुछ नहीं करोगे, लेकिन अगर आपने 100% नहीं दिया, वो वाली चीज़ पे हम बात कर रहे हैं। 100% देने की बात हो रही है, ये बात नहीं हो रही कि आपको टॉप ही मारना है ना। So depends on the intensity. So the wants of the highest intensity will be fulfilled first as they provide the highest level of satisfaction और utility। क्योंकि हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा है, वहाँ पे हमने पढ़ा है कि कस्टमर की हम लोग सेटिस्फैक्शन किसके बेसिस पे देखते हैं, यूटिलिटी के बेसिस पे देखते हैं, है ना। एंड हेंस द इंडिविजुअल अटैच द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी टू दीज वांट्स। Further, the choice of want also depends on the need or the priority in the given situation, availability of the goods and the services which can satisfy the wants, and the purchasing power to realize a particular want। तो basically depends कि उस particular time पे, situation पे कौन सी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, हम उसको पहले करते हैं। समझ गए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर? सो दैट इज स्टूडेंट्स, मैं बोलती हूँ कि आपका जो इकोनॉमिक्स है वो क्लियरली आपके रियल लाइफ से रिलेटेड है। आपको एग्जांपल्स आपकी खुद की पर्सनल लाइफ से चीज़ों को एनालाइज करोगे तो मिल जाएंगे, है ना। तो इसलिए मैंने आपको पहले बताया था कि भाई हमारे मम्मी पापा सब हैं, फाइनेंशियल मैनेजर भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं एक तरीके से, बिकॉज चीज़ों को एनालाइज करना, काम करना, मैनेजर्स हैं, सब रोल वो निभाते हैं, राइट। डन स्टूडेंट्स, यू हैव टेकन अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। Okay, now you can also help with few examples in the comment section, okay? So thus, depending on all these conditions, we can say that an individual having a limited budget will fulfill a particular need that would provide him or her the highest possible satisfaction in the given income and given price of the goods and services required to satisfy the wants. Satisfaction in the given income and given price of the goods and services required to satisfy the wants। मतलब कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में सबसे ज़्यादा हायर सेटिस्फैक्शन जो चीज़ देगी, उस कंडीशन में मुझे सबसे ज़्यादा ये रहेगा कि बस मेरी मम्मा जल्दी ठीक हो जाए, मम्मी ठीक होगी तो सब ठीक है ना। तो वो उस पॉइंट पर टाइम पे मेरे लिए क्या रहेगा कि अगर मेरी मम्मा की तबीयत ठीक हो गई तो भाई सब ओके है जी, है ना। वहीं पे स्कूल रिपोर्ट की जो बात है या स्कूल फीस की जो बात है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, प्रिंसिपल से बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उनकी फ़ीस दे दें। लेकिन मुझे पता है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे फ़ीस से ज़्यादा मेरे लिए ज़रूरी होगा कि मेरी मम्मा की तबीयत ठीक हो, तो मैं वो जो पैसा है मैं उधर लगाऊंगी, है ना। समझे इस चीज़ को? तो ये वाला पूरा एक तरीके से कंक्लूजन की बात है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे सभी स्टूडेंट्स। व्हाट आर योर रीजंस फॉर स्टडिंग इकोनॉमिक्स? ये मत बोलना सिलेबस में है, ठीक है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, मैंने नहीं दिया है, तो ये मत बोलना सिलेबस में इसलिए हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ रहा है। इकोनॉमिक्स इसलिए पढ़ा जाता है स्टूडेंट्स ताकि जो रियल लाइफ सिचुएशंस हैं, कंडीशंस हैं, उसको डील करा जाए। इकोनॉमिक्स बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल चीज़ों से डील करता है, लाइफ की प्रॉब्लम से, और उसको सोल्यूशंस प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। सो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई दीज वांट्स आर लिमिटेड। क्योंकि हमने पढ़ा है कि इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी, राइट, एंड हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। यानी पूरा आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और स्कैरसिटी का कॉन्सेप्ट समझाना रहेगा जब भी आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना क्यों है, राइट। सो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई दीज वांट्स आर लिमिटेड। ये पूरी चीज़ें क्या है मेरे पास, ये है बेसिकली इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ठीक है। तो इसके कुछ बेसिक कंसर्न्स हैं जो हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो एंड फिर हम आगे बढ़ते हैं, ओके। पहला हमारे पास रीज़न है, द बेसिक कंसर्न ऑफ इकोनॉमिक्स इज टू एलोकेट द शेयर रिसोर्सेज टू द बेस्ट पॉसिबल यूज इन ऑर्डर टू डिराइव द मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द स्कैर्स रिसोर्सेज। तो स्कैरसिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है कि मुझे पता है कि मेरे रिसोर्सेज बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हैं, उसका बेस्ट पॉसिबल यूज़ करना मेरे लिए ज़रूरी है। जैसे कि आपको पता है कि एग्ज़ाम का टाइम बहुत क्रूशियल रहता है। अब आपको गैप कितने का मिला है, 2 दिन का ही मिला है, 1 दिन का ही मिला है, तब भैया आप उसको यूटिलाइज़ कैसे करोगे पूरा? अब तुम लोग यूटिलाइज ऐसे करते हो कि एक रात पहले पढ़ने बैठते हो, फिर पूरी बुक खोल के बैठते हो। कुछ एक आध बच्चे होंगे 11th में जो पहले से पढ़ते हैं, तो अच्छी बात है ना। तो उनके लिए क्या रहेगा कि भाई जल्दी से हम लोग रिवाइज कर लें, क्विक रिवीजन कर लें, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लें। तो आपकी स्ट्रैटेजी रहती है कि कम समय में मैं क्या कर जाऊँ, है ना। तो वैसे ही क्या होता है, स्केयर रिसोर्सेज का भी सेम चीज़ रहता है कि भाई स्केयर्स हैं, कम है, उसमें बेस्ट क्या कर सकते हैं, ठीक है।
Due to the scarcity of resources having alternative uses, an economy needs to allocate the scarce resources to the areas with maximum possible and optimum returns. तो मुझे पता जब मेरे पैसों की वैसी कमी है या रिसोर्सेज की कमी है तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसी जगह इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ऐसी जगह उस रिसोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा जहाँ पे मुझे पता है कि मैक्सिमम रिटर्न मेरे पास आएगा, बिकॉज मुझे पता है एक इन्वेस्टमेंट है. इकोनॉमिक्स एक तरीके से इन्वेस्टमेंट ही तो है जो आप फ्यूचर के लिए कर रहे हो. अब उस इन्वेस्टमेंट को भी अगर आपने कमी है एक तो वैसी, उसको भी ढंग से नहीं किया होता ना, वैसी पैसों की कमी है, अब उसको बढ़ा दोगे तो कोई मतलब है क्या? नहीं. अब उस कम पैसे को कैसे आप एम्प्लॉय करोगे, कैसे इन्वेस्ट करोगे, ये आपके आने वाले डेज को डिफाइन कर सकता है. सो दैट इज़ वाई सेम इकोनॉमिक्स में भी है कि जो आपके पास रिसोर्सेज की कमी है आप उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हो, यूज़ करते हो, वो डिफाइन करेगा कि आपकी इकोनॉमी कैसे फंक्शन करेगी. ठीक है. The following are the reasons that make the study of economics important. वेरी इसमें बेसिकली ना आप ऐसा भी लिख सकते हो, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के हमने वेरियस चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे कि कि भाई कंज्यूमर का बिहेवियर पढ़ने में इकोनॉमिक्स ज़रूरी है, डिमांड सप्लाई को स्टडी करने के लिए ज़रूरी है, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम को स्टडी करने के लिए ज़रूरी है, मार्केट में क्या प्राइसेस आएंगे उसको पढ़ने के लिए ज़रूरी है, इलास्टिटीज़ कितनी रहेंगी, कितना चेंज आ सकता है उसके लिए ज़रूरी है. ये हो गए माइक्रो के टर्म्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स के भी टर्म ले लो, इन्फ्लेशन, रिसेशन, नेशनल इनकम, जीडीपी, बजट, ये सारी चीज़ों के लिए भी तो मुझे इकोनॉमिक्स की ज़रूरत पड़ेगी. तो जो पूरा सिलेबस है उसी को लिख देना तो भी तुम्हारा ये वाला आंसर बन जाएगा. यही कहना चाह रही थी मैं, है ना. सो टू स्टडी द बिजनेस बिहेवियर, the theory of consumer behavior economics deals with the study of the behavior of the consumer in different types of market situation. The theory helps us understand how a rational consumer makes his or her decision to get the maximum possible satisfaction in the given income and given price of the goods and services. तो कंज्यूमर बिहेवियर में हमने यही पढ़ा है ना कि लिमिटेड इनकम में कैसे वो इंसान खर्च करे, बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ले गुड्स का मार्केट से और उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव हो. तो हमने कंज्यूमर बिहेवियर में पढ़ा है ना. जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट्स. तो बेसिकली पूरा सिलेबस लिख दो तुम, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. सेकेंड है हमारे पास, जैसे कि कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ते हैं. क्या पढ़ते हैं? प्रोडक्शन थ्योरी के बारे में. So the theory of production studies the production decision of the producers in different types of market. The theory explains how a producer takes production decisions related to maximum of output in given cost or minimization of the cost for a given level of output. The theory highlights how a producer combines different inputs in order to minimize the cost of production and to maximize profit. तो आपको पता है भाई प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विलिब्रियम क्या होता है कि मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम प्रॉफिट उसको जनरेट करना है. अब वो किस तरीके से अपने इनपुट्स क्या होते हैं हमारे पास, बेसिकली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, इसको ऐसे कैसे अरेंज करें, कैसे कॉम्बिनेशन बनाएं कि मैक्सिमम प्रॉफिट उसको जनरेट हो. हम कहाँ पढ़ते हैं? प्रोडक्शन थ्योरी में पढ़ते हैं, है ना. तो ये सारी चीज़ों को ना डिफाइन किया गया डिटेल में ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे स्टूडेंट्स. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास, to study the distribution of income, and the study of economics makes us aware about the distribution of national income. In other words, it tells us how the income arises from the total production in an economy and is distributed in the form of wage, rent, interest and profit. तो जैसे कि आपको पता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं हमारे पास, कौन कौन से होते हैं? एक होता है लैंड, एक होता है लेबर, एक होता है कैपिटल और एक होता है एंटरप्रेन्योर. ठीक है. आपको पता है लैंड के बदले में आपको क्या मिलता है? रेंट. ठीक है. लेबर के बदले में आपको मिलते हैं वेजेस. कैपिटल के बदले में आपको मिलता है इंटरेस्ट. वहीं पे एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट.
तो ये सारी चीज़ें कहाँ पढ़ते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी जो भी बिजनेस ने पैसा कमाया है कितना रेंट में जाएगा, कितना वेजेस में जाएगा, कितना इंटरेस्ट में जाएगा, कितना प्रॉफिट के लिए जाएगा। तो साइकिल ऑफ अ बिजनेस है, प्रोडक्शन साइकिल का नेक्स्ट पार्ट। तो नेशनल इनकम में हम यही सारी चीज़ों को तो ऐड करते हैं कि कितना इनकम जनरेट हो रहा है। सो दैट इज़ वाई ये भी चीज़ हम कवर करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये सारी चीज़ें होती ना कि इसको कितना रिटर्न मिल रहा है, क्या है, इसको भी लिख लेना, ये चार्ट आपको हेल्प करेगा। वैसे 12th का पोर्शन है लेकिन इसमें गिवन है, सो विल राइट इट डाउन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, टू स्टडी द मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय एन इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स proves to be the most powerful tool to understand and analyze the root cause of the basic macroeconomics problems faced by an economy like poverty, unemployment, inflation, recession, etc. तो जैसे कि जो मैंने पॉइंट्स आपको लिख के बताए थे अभी स्टार्टिंग में, उसी सबको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन तो होगा नहीं, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे सभी। Statistical methods are no substitute for common sense. Comment with examples from your daily life. I don't remember the exact name of the teacher, लेकिन she used to, in my school time now, there was one teacher used to call students like this कि common sense is not common. तो when I have become a teacher, so this is also become my tagline, है ना। तो अगर कोई बच्चा कुछ बकवासी बात करता तो मैं ये बोलती हूँ common sense is not common, है ना। So because I teach higher students ना, higher class students, तो वी काइंड ऑफ हैव दैट ऑफ अ कॉन्वर्सेशन ऑफन। तो वहाँ पे से छोटे बच्चे होते हैं तो उनको आप डांट नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन बिकॉज व्हेन यू टीच 11-12 स्टूडेंट्स तो आपका एक वो बन जाता है बॉन्ड विद द स्टूडेंट्स एंड यू से सर्टन थिंग्स लाइक दैट, है ना। तो वो भी बड़ा हंसते हैं, वो भी 2 मिनट सोचते हैं कि मैम ने क्या बोला। हम बोलते हैं कॉमन सेंस इज नॉट एट ऑल कॉमन, यानी कॉमन सेंस कॉमन होना कोई आम बात नहीं है ना। तो अभी तुम भी सोचो कि मैंने क्या बोला है, ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर नो सब्स्टिट्यूट फॉर कॉमन सेंस, है ना। कॉमन सेंस तो आपको रख के चीज़ें करनी पड़ती हैं, राइट। तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स अपन को देने तो अपन देते हैं भाई। So it is absolutely true, students, that statistical methods are no substitute for common sense. Statistical data should not be believed blindly as they can be misinterpreted or misused. क्योंकि जब हमने limitations पढ़े थे statistics के, हमने वहाँ पे चीज़ें देखी थी कि भाई जो statistical data है उसको misuse भी किया जा सकता है। तो बिल्कुल अंधभक्त होकर नहीं करना है सारी चीज़ें, है ना। blindly हमें किसी चीज़ को ऐसे trust नहीं करना है। कुछ common sense है, भगवान ने हमें जो बुद्धि दी है उसका भी इस्तेमाल करना है। दैट इज़ वाई वी आर ह्यूमन्स ना, वी कैन एनालाइज, हमारे पास जो बुद्धि उसके बेसिस पे हम लोग काम कर सकते हैं। तो हमें समझना है कि जो डेटा हमारे पास गिवन है, स्टैटिस्टिक्स को एकदम बिल्कुल मान नहीं लेना कि जो स्टैटिस्टिक्स बोल रहा है वो मान लो। ये एक बेसिक इंटरप्रिटेशन है, अजम्पशंस हैं, एक डेटा है, हमने उसको एनालाइज किया है। हर कोई अपने अपने सेंस में एनालाइज कर सकता है। अब आपका कैसा कॉमन सेंस, उसके बेसिस पर आपके लिए वो डेटा अलग होगा। तो इसलिए कॉमन सेंस घर छोड़ के नहीं आना जब हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, अपना कॉमन सेंस को अच्छे से यूटिलाइज करना है। Now, the statistical data may involve personal biasness or may be subject to manipulations for one's own selfish motive. तो हमें पता है जो मेरे पास statistical data आता है उससे मेरा खुद का perception भी हो सकता है, खुद का अपना एक personal opinion भी हो सकता है जो statistics में नहीं होना चाहिए लेकिन हो सकता है ना। तो इसलिए common sense को utilize करना, ठीक है। जैसे कि अगर आपको कोई बोल दे कि the women are not getting educated because they are not supposed to have education after graduation because most of the women are house workers. तो ये कोई ऐसा कोई सेंस तो बनता नहीं है इसका कि जस्ट बिकॉज इवन इफ यू वांट टू बिकम अ हाउस वाइफ इट डजंट मीन कि आप पढ़ नहीं सकते आफ्टर ग्रेजुएशन, आपको पढ़ना चाहिए, है ना। इनफैक्ट आई वुड से दैट यू शुड वर्क एंड सपोर्ट द फैमिली, सपोर्ट योर हस्बैंड टू, राइट, क्लियर। तो ये कोई ऐसी डील नहीं होती, आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। Statistical data and methods are subject to errors committed by investigator while surveying and collecting data. तो आपको पता है भाई इंसान से ही गलती होती है, हम बोलते हैं ना, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये। तो स्टैटिस्टिक्स कौन कर रहा है, हम ही कर रहे हैं। अब बोल रहे नहीं कंप्यूटर कर रहा है, तो कंप्यूटर किसने बनाया, हमने ही बनाया ना। तो एरर्स तो हो सकते हैं, नथिंग इज परफेक्ट। तो आपको ये मान के चलना है कि भाई इसमें एरर हो सकता है। 100% हर चीज़ को सच मानने की जरूरत नहीं है, थोड़ा दिमाग खुद से भी लगाना है। यही चीज़ को बोला गया है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में, क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से सभी। All of you please quickly take a screenshot of this one. Done? So thus, one should use his or her common sense while working with the statistical methods. This point can be understood with the help of an example. A person who wanted to cross a river with his family but did not know how to swim. तो एक पर्सन है, उसको एक रिवर क्रॉस करनी थी लेकिन उसको स्विम करना नहीं आता। ही न्यू द एवरेज डेप्थ ऑफ द रिवर टू बी 125 सेंटीमीटर्स एंड हिज हाइट वाज 175 सेंटीमीटर्स।
That of his wife was 152 centimeters and his 2 children measured 120 centimeters and 90 centimeters respectively. आपको पता है एवरेज एक सेंट्रल मेजर है, तो मैंने जब बोला कि एक रिवर है, इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल, हाँ इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे सभी। मैंने बोला एक रिवर है, हमने बोला कि इसकी जो एवरेज डेप्थ है वो है 125 है ना। अब आपको पता है एवरेज का मतलब ये नहीं होता कि ये पूरी रिवर की सेम हाइट होगी, बिल्कुल नहीं। हो सकता है कि ये किसी का यहाँ पे हो, किसी का यहाँ पे हो, किसी का यहाँ हो, कुछ इस तरीके से हो। उसने बोला वो इंसान है, उसकी जो हाइट है 175 सेंटीमीटर है भाई, तो मैं तो आराम से बस ऐसे ऐसे खड़े खड़े चल के निकल जाऊंगा, स्विम करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे नहीं आता ना तैरना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर मेरी हाइट बहुत ऊंची है एज कम्पेयर टू द डेप्थ ऑफ द वाटर, तो मैं आराम से निकल जाऊंगा। सो ही कैलकुलेटेड द एवरेज हाइट ऑफ हिज फैमिली एंड फाइंड इट टू बी अराउंड 134। तो उन्हें क्या बोला, क्योंकि एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो खुद की हाइट इतनी थी, फैमिली की कितनी थी, एक की थी 152, एक की थी 120, एक थी 90, तो एवरेज उसका कितना आ गया 134 सेंटीमीटर। तो उन्हें क्या बोला 134 सेंटीमीटर है। अब आपको ये पता है डेप्थ भी 125 तो है नहीं, और साथ ही में आपने क्या बोला कि भाई मेरी एवरेज फैमिली की जो हाइट है वो कितनी आ गई स्टूडेंट्स, मेरे पास 134 सेंटीमीटर आ गई, तो फिर आराम से सब निकल ही जाएंगे, एवरेज है ना, क्योंकि वो तो 125 है। अब सोचो आप, यहाँ पे आप देखो ये जो 152 और 175 है, चलो ये तो फिर भी तैर के निकल जाएंगे, लेकिन दोनों बच्चों का क्या होगा, आपने तो इसकी 134 ही समझ ली हाइट, स्टैटिस्टिक्स टूल्स अप्लाई किए ना कि भाई सबका एवरेज है, एवरेज सबका सेम होना चाहिए, तो इन दोनों की हाइट तो 134 नहीं होगी तो क्या होगा, तो डूब सकते हैं, right? So he analyzed that the average depth of the river was less than the average height of his family and concluded that they all could cross the river safely on the foot. This result in the drowning of his child. तो भाई क्या हो गया, दोनों बच्चे डूब गए, तुम निकल गए आगे। तो तुमने ये सोचा कि भाई जो रिवर की जो हाइट है ना, वो भी इतनी है, मेरी हाइट इतनी है एवरेज फैमिली की, तो दोनों के एवरेज कंपेयर कर लिए और सोचा कि भाई सब निकल जाएंगे, तो ये क्या हो गई, बेवकूफ़ी का मिसाल है, बस वही चीज़ तो बोल रहे हैं भाई, कॉमन सेंस घर छोड़ के नहीं आना, तुम्हें खुद सोचो ना, तो कॉमन सेंस के साथ हमें स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स ये वाला चीज़ का एग्जाम्पल आप जरूर लीजिए, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, आपके टीचर ही बड़ा हंसेंगे जब आपकी कॉपी पढ़ेंगे अगर आप लिखोगे तो। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, डन, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इसलिए फालतू का अप्लाई नहीं करना है, थोड़ा कॉमन सेंस है, सही तरीके से, इसलिए हम बोलते हैं ना डेटा को मिसयूज किया जा सकता है, और कोई बेवकूफ़ इंसान उस चीज़ को अप्लाई करेगा तो वो अपने हिसाब से ही करेगा, वहीं पे थोड़ा एक रैशनल इंसान जो पढ़ा लिखा इंसान है उसको सही तरीके से ढंग से यूटिलाइज करेगा। इसलिए स्टैटिस्टिक्स को ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना, कॉमन सेंस अच्छे से लगाना है, ठीक है। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी हैव फिनिश्ड आर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑल्सो। सो होपफुली आपको लास्ट वाला एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगा होगा, कैसा लगा एग्जाम्पल बिल्कुल मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा स्टूडेंट्स। एंड स्टूडेंट्स एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। इफ यू टॉक अबाउट सीबीएसई, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12 एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं वेरियस क्लासेस क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक। वहाँ पे आपको जो बोर्ड्स देखने को मिलेंगे, वहाँ पे आपको डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स मिलेंगे, like Delhi board, Bihar board, UP board, MP board and Rajasthan board. And apart from these boards classes, we also provide you 3 special courses, that is Vedic Maths crash course and spoken English course is also provided to all of you. तो आपको कहीं भी नहीं जाना, हर एक चीज़ आपको यहीं मिलने वाली है। And students, we also provide you वेरियस कोर्सेज जैसे कि हमने आपको बताया, एंड हमें सिर्फ यूट्यूब पे नहीं डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पे भी आपको फॉलो करना है, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड हमारा जो व्हाट्सएप है, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल ही मिस ना हो। वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमारा वेबसाइट और एप्लीकेशन में हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक तरीके से मैंशन है, तो कोई भी कन्फ्यूजन हो तो एक बार जाकर आप वहाँ पर भी ज़रूर देख सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।